पीड़ा की अमर गायिका महादेवी वर्मा, कौन नहीं जानता, छायावाद के चार स्तंभों में से एक। सेक्सरिया पुरस्कार हो, चाहे पद्म भूषण हो, और चाहे वह ज्ञानपीठ सर्वोच्च साहित्य का पुरस्कार हो, वो सारे पुरस्कार जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं वो सारे महादेवी जी को ऑलरेडी प्राप्त हैं। जिन्हें हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पीड़ा की अमर गायिका के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बृहत लघुत्रयी में से और चार बड़े छायावादी स्तंभों में से एक कवयित्री मानते हैं, ऐसी महादेवी वर्मा का आज हम लोग जीवन सह साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों एक ही तरीके का लिखना है आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूं। तमाम बच्चों में कंफ्यूजन रहता, सर साहित्यिक परिचय क्या पढ़ें, जीवन परिचय क्या पढ़ें। जीवन परिचय अलग होता है, साहित्यिक परिचय अलग होता है, या साहित्यिक हिंदी वालों के लिए अलग होता है, या सामान्य हिंदी। देखिए होता क्या है, सामान्य हिंदी वालों को साहित्यिक परिचय लिखना होता है और साहित्यिक हिंदी वालों को पूर्ण रूपेण बिल्कुल विस्तृत विवेचन करने के साथ साथ जीवन परिचय लिखना होता है। बात एक ही है, लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो आप सामान्य के हों चाहे साहित्यिक के हों, इतना निचोड़ तो लिखना ही पड़ेगा। 80 शब्दों में आप कहते हैं तो 80-150 शब्द तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी पूरी बात आप कहां से कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट जिसलिए बनाएं ताकि एग्जामिनर आपको देख के ही समझ जाए कि आपका जीवन परिचय सही है। और फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि फ्लो चार्ट में एक संक्षिप्त परिचय होता है और ये बोर्ड ने खुद ही कहा है अपने टिप्स में। तो आप इसको सबसे पहले देखिएगा, ये फ्लो चार्ट है। ये क्या है? फ्लो चार्ट है, जिसको हम अपनी भाषा में फ्लो चार्ट कहते हैं, लेकिन ये होता दरअसल संक्षिप्त परिचय है। तो आप ऐसा हेडिंग डाल के और इसके चारों ओर आप वो बना करके एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, जैसा कि किताबों में बना होता है। इसमें बनाना हम भूल गए हैं। सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं तो सन 1907 ईस्वी में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, उसी वर्ष 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म होता है। और ये होता कहां है? तो वो जन्म स्थान होता है। वो जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद है। और फर्रुखाबाद कहां है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म होता है सन 1907 में। और पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा होता है और साथ में इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी होता है। उपलब्धियों की अगर बात करें कि इनके जीवन की क्या क्या उपलब्धियां रही, तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता रही, सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त किया, भारत भारती पुरस्कार इनको मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इतने सारी उपलब्धियां इनकी रही। और कृतियों में बात करें, मुख्य निहार रस्म, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा जैसी अप्रतिम अनुपम रचनाएं हिंदी साहित्य को देने वाली महादेवी वर्मा है। भाषा की बात करें तो शुरुआती दौर में इनकी जो रचनाएं होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। इसके बाद जो रचनाएं आई निकल करके वो आपकी खड़ी बोली में आई। ठीक है। तो शैली की अगर हम बात करें कि शैली, इनकी शैली विशेष रूप से मुख्य नहीं होती है कोई शैली, इनकी बस यही है, मुक्तक है, चित्र और प्रगीत शैली इनकी है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो आप ऐसे लिखिएगा, मुक्तक है, गीत चित्र है और प्रगीत शैली है। ठीक है। आगे देखिएगा, जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे यहां से। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे पीड़ा की अमर गायिका। पीड़ा की अमर गायिका। भाई साहब तारीफ झोंकनी है आपको, मजा नहीं आएगा, ये बांधना पड़ता है ये सब नंबर लेने के लिए, है ना। तो पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में एक प्रसिद्ध एक धनवान कह सकते हैं या विद्वान कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं शिक्षित परिवार कह सकते हैं। फर्रुखाबाद के शिक्षित कायस्थ परिवार में इनका जन्म होता है। कायस्थ परिवार में जन्म होता कब है? 1907 में होता है। और जिस दिन इनका जन्म होता है उस दिन होलिका होती है। होलिका के दिन इनका जन्म होता है। होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा एक कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे एक कॉलेज में। और इनकी माता जो हेमरानी थी वे परम विदुषी महिला थी। क्या थी? विदुषी अर्थात विद्वान कह सकते हैं। पुल्लिंग विद्वान होता है और स्त्रीलिंग विदुषी होती है। तो परम विदुषी महिला थी, धार्मिक महिला थी, धार्मिक धर्म से भी रिलेटेड थी। ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो दो जगहों पर हुई। एक इंदौर में हुई थी प्रारंभिक शिक्षा, इंदौर मध्य प्रदेश कह सकते हैं। और इनकी जो उच्च शिक्षा है वो प्रयाग में हुई थी। हायर एजुकेशन प्रयाग में हुई और इंदौर में इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई। शायद इंदौर में इनके पिताजी रहे होंगे प्रिंसिपल, है ना।
संस्कृत से एमए किया था, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई, प्रिंसिपल हो गई थी प्रयाग महिला विद्यापीठ में। बताइए, पहले इंटर पास होने के बाद लोग प्रिंसिपल बनते थे, अब बताइए आप इंटर के बाद एमए करने के बाद प्रिंसिपल बनते थे, इंटर के बाद एमए कर लिया, मास्टर डिग्री मिल गई तो प्रिंसिपल हो जाते थे। तब भाई साहब एमए करने वाले 2-4 ही लोग मिलते थे, पूरे जिले में 10-5 लोग होते थे। जैसे आजकल पीएचडी वाले तो बहुत हो गए हैं, तो उस समय पीएचडी से बढ़कर की डिग्री थी एमए की। तो एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ आज भी है, आप जाके देख सकते हैं, वहां पर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं महादेवी वर्मा की, वहां कर्मस्थली है महादेवी वर्मा की, तो आप वहां पर जाकर के एक बार विजिट करिएगा। इनका विवाह की अगर बात करें वैवाहिक जीवन में 9 वर्ष की अल्प आयु में, 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनका विवाह हो गया था, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। लेकिन वैवाहिक जीवन बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह सक्सेस नहीं हुआ करते थे, ये कुरीति थी। तो 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि महादेवी वर्मा जी के परिवार से और इनके पति डॉक्टर स्वरूप नारायण के परिवार से बनी नहीं थी, यानी कि समधी में लफड़ा हो गया था कुछ, तो ऐसा महादेवी वर्मा को वो बुला के नहीं ले गए थे अपने घर, है ना, इनका गौना वौना नहीं हुआ था, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर स्वरूप नारायण जो इनके हस्बैंड थे, ये चाहते थे महादेवी वर्मा आए हमारे साथ रहें, विवाह कर लेंगे, मतलब विवाह हो ही गया था तो साथ रहे। लेकिन उनके परिवारों में जब नहीं बन रही थी तो शायद इनको वैवाहिक जीवन पसंद भी नहीं था महादेवी वर्मा जी को, फिर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता। शायद आज जो महादेवी वर्मा का स्वरूप हमारे सामने है, शायद वो स्वरूप नारायण के साथ रहकर ये स्वरूप उभर कर ना आ सकता, ऐसा भी हो सकता था। तो जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। इसलिए भूत भविष्य और वर्तमान की चिंता मत करो, वर्तमान में अच्छे कर्म करो तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा, और भूतकाल की चिंता करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लौट के वापस नहीं आएगा। तो ये था कि 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका हो गया था विवाह। डॉक्टर स्वरूप नारायण जी इनके पति थे, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। तो विवाह हो गया था, और डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी जो एक डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर थे। परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा, दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा मतलब वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा, विवाह नहीं हो सफल रहा इनका, ठीक है। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला संगीत की शिक्षा प्राप्त की और तमाम अन्य भी डिग्रियां प्राप्त की इन्होंने। वो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, एफए वगैरह किया था, फाइन आर्ट्स वगैरह शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका, उस समय की बड़ी मशहूर पत्रिका आया करती थी, तब ये शॉर्ट वीडियो नहीं हुआ करते थे सर, तब हुआ करती थी हम लोगों के हाथों में, तब मनुष्यों के हाथों में हुआ करती थी किताबें, और आज उन किताबों को किसी ने पकड़ के फेंक दिया है। अब हुआ करता है मोबाइल, जिसमें दिन रात हम देखते हैं शॉर्ट और शॉर्ट, उसी शॉर्ट को देखते देखते अपना जीवन भी हम शॉर्ट में बनाते जा रहे हैं। तो काश वो दिन फिर आते जब हमारे हाथों में किताबें होती और वो किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती। चलिए, दौर आएगा। फिलहाल पत्रिका की संपादिका भी रही इन्होंने, चांद की पत्रिका, जो चांद पत्रिका थी, पहले इनकी रचनाएं भी उसमें छपी और फिर ये संपादिका भी रही। संपादिका यानी जिसको आप एडिटर जनरल कहते हैं, एडिटर कहते हैं। एडिटर मतलब जो त्रुटियों को संपादित करता है, जो एडिट करता है, जहां पे त्रुटियां हो पूरा देखता है कैसी किताब है, तो वो संपादक। 11 सितंबर बात करें इस 11 सितंबर की, ये मनहूस दिन था 11 सितंबर। ये 11 सितंबर क्या था, ये मनहूस दिन था क्योंकि हमसे इसी दिन महादेवी वर्मा को छीन लिया गया था, काल के कराल हाथों ने छीना था हमको। 1987 की बात करें, 1987 में 11 सितंबर आता है, और वो 11 सितंबर पूरे हिंदी साहित्य के, पूरे हिंदी के एक युग का समापन समझ लो हो रहा था, क्योंकि उस दिन महादेवी वर्मा नहीं रही। ये 1987 था। लेकिन 80 वर्ष की अल्पायु में, जो 7-8 वर्ष की अवस्था से जिन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, 80 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने 8 करोड़ साल जीने की, 8 करोड़ नहीं, जबकि जब तक सूरज चांद रहेगा महादेवी वर्मा का नाम रहेगा, ये कर्म 80 वर्ष में जिन्होंने कर लिए, उनको और जीने की आवश्यकता होती तो वो ईश्वर से, मां सरस्वती से मांग सकती थी, उनको दे देती। लेकिन नहीं, काल को यह मंजूर नहीं था, और काल से कौन होड़ लगाएगा, काल से कौन झगड़ा कर पाएगा भाई साहब, आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इस दिन 11 सितंबर 1987 का वो दिन जब महादेवी वर्मा हमारे बीच नहीं रही थी, हम सबको छोड़कर चली गई थी। लेकिन
अपने पीछे उन्होंने समूचा हिंदी साहित्य छोड़कर गई, समूचा छायावाद देके गई। आज उनके गीतों में वो धुन दिखती है, वो पीड़ा दिखती है, वो टीस दिखती है, हंसी दिखती, उदासी दिखती है, वो कहीं शायद किसी और के नाम में नहीं, शायद मीरा में दिखी थी, मीरा के बाद शायद महादेवी में दिखी थी। वो मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, मैं नीर भरी दुख की बदली। और लास्ट में महादेवी वर्मा कहती थी उसमें कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, दुख की सिहरन हो अंत खिली, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की ये थी महादेवी। बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय की। अब आप इनके किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप हिंदी पढ़ने के बाद प्रसाद पंत निराला और महादेवी को नहीं समझ पाए तो आपका हिंदी पढ़ना व्यर्थ है यार। समझिए साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा, अब इनका साहित्यिक जीवन कैसा रहा था। महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से संस्मरण और संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी कृतियां इन्होंने गद्य में भी दी। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता ऑब्जेक्टिव में, तो साहित्यकार संसद की स्थापना प्रयाग में महादेवी वर्मा जी ने की। ठीक है, और साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया, तो गाइडेंस किया था साहित्यकारों का। चांद पत्रिका का संपादन किया और नारी को अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों से के प्रति सजग किया, जागरूक किया। वो चांद पत्रिका से इन्होंने नारी के अपने अधिकारों के प्रति इन्होंने जागरूक किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही। मनोनीत मतलब जिनका मनोनयन होता है, जिनका खुद से चुन लेते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सेक्सरिया पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाता है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाता है। और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला मई 1983 अर्थात मई 1983, ये समझिएगा, मई 1983 ईस्वी में इनको भारत भारती पुरस्कार और नवंबर 1983 ईस्वी में इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इससे बड़े पुरस्कार हिंदी में हो ही नहीं सकते। तो बहुत बड़े बड़े पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए। रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाओं के चर्चा के मोहताज आप नहीं है। नीर निशांदी, निहार रस, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, तमाम संधिनी, है ना, तो वही है निहार रस, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, और फिर आती है संधिनी। आधुनिक कवि, सप्तपर्णा, अतीत के चलचित्र। अब ये अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। भाई साहब, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां संस्मरण है, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा महादेवी वर्मा जी का संपूर्ण साहित्यिक एवं जीवन परिचय। कमेंट आपकी इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कमेंट पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी, और ये टाइम बचाएंगे हम, और जीवन में इस थोड़े थोड़े टाइम को बचा बचा करके हम बहुत सारा काम कर लेंगे, इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। कुछ लोग आते हैं तो जाने तक नहीं पता चलता क्यों आए थे, क्या करने आए थे, केवल पशुओं की तरह आते हैं, चरते हैं, खाते हैं और मर के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि मिट्टी का पुतला बना मिट्टी में मिल जाना है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस संसार में किसी के लिए कुछ करके जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम लोग संकल्प लेते हैं। आज शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, यहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आपको मिल जाती है, तो आप जो है आराम से वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, और अपडेट ना हुई हो तो वेट कर लीजिएगा। तो ये टीचर्स डे है, और टीचर डे पे एक टीचर का जो कर्तव्य है वो निभाता है। आप शिष्य हैं, आपका कर्तव्य जो है वो आप बखूबी जानते हैं और बखूबी निभाएंगे, क्योंकि हमें तो कोई शुल्क लेनी ही नहीं है। बस मेरी शुल्क ये होती है कि आप थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा तो होता नहीं, पूरा पूरा बेल आइकन दबा के होता है। बाकी स्टेटस में लगा लो, आज मेरी भी शिक्षक दिवस पे लगा लिया करो यार, कभी कभी नहीं। हमारे चित्र तो सभी के पास है, नहीं लगाते लोग। हो सकता है मैं उस लायक ना हूं, ना लगाएं लोग स्टेटस वगैरह। ठीक है, कभी बनेंगे अगर उस लायक तो आप लगा लेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े तो शेयर जरूर करिएगा, स्टेटस भले ही ना लगाएं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।